हेलो एंड वेलकम फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है ड्राफ्टिंग रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट हम किस तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हैं लीगली तौर पर। आज हम आपको बता रहे हैं कि लीगली तौर पर आपको किस तरीके से एक रेंट एग्रीमेंट, टेनेंसी एग्रीमेंट आपको ड्राफ्ट करना है। अक्सर देखा गया है कि रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए पार्टीज 11 माह का रेंट एग्रीमेंट बनाती है, क्योंकि कानून ये कहता है 11 माह से ज्यादा का अगर यानी 12 महीने का या उससे ज्यादा का होगा तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट होगी तो उसकी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होती है रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। इसलिए पार्टीज ऐसा करती हैं, एग्रीमेंट ही 11 महीने का बनाती है ताकि हमें रजिस्ट्रेशन ना करानी पड़े। और रजिस्ट्रेशन की फीस से बचने के लिए आमतौर पर ऐसा किया जाता है कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बना दिया जाता है। और वो जिसको आप नोटरी पब्लिक या फिर आप ऐसा एग्रीमेंट जो 11 माह का हो, तो ऐसा एग्रीमेंट जब आप तैयार करते हैं तो आपको नोटरी पब्लिक से अटेस्ट कराना पड़ता है, या फिर आप रेंट कंट्रोलर जो कंसर्न होगा आपकी जहां प्रॉपर्टी है उससे भी आपको अटेस्ट करवा सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट और अहम डॉक्यूमेंट्स है जिसमें दोनों पार्टीज की, लैंडलॉर्ड के भी और टेनेंट्स के, उसमें हकूक और फराइज और उसकी जिम्मेदारियों का तयन किया जाता है और किन शराइत पर वो प्रॉपर्टी रेंट पर दी गई है। और उसमें दोनों पार्टियों की आइडेंटिटी नंबर होता है, उसमें एड्रेस होता है, उसमें वल्दियत होती है, और इसके अलावा उसमें एडवांस रेंट कितना दिया गया, और इसके अलावा मंथली रेंट कितना होता है, और उसमें क्या हकूक और फराइज हैं लैंडलॉर्ड के और फिर टेनेंट्स के, क्या जिम्मेदारी है, क्या शराइत है, किन शराइत की बुनियाद पर यह प्रॉपर्टी रेंट पर दी गई है। और इसके अलावा इस पर फिर दोनों पार्टियों के सिग्नेचर होंगे, डेट होगी, और उसके लिए विटनेसेस होंगे, 2 कम से कम विटनेसेस होने चाहिए उस एग्रीमेंट में। अब अगर हम देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं जिसमें आपको मद्देनजर रखना है वो रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते वक्त। पहली बात यह है किराया किस तारीख से स्टार्ट होगा। अगर देखिए रेंट एग्रीमेंट में किराया की डेट का तयन नहीं किया गया तो फिर अंडरस्टूड बात है कि किराया हर महीने की 1 से लेकर 10 तारीख तक, मैक्सिमम 10 तारीख तक टेंडर करना होगा, 10 तारीख तक जो है वो किराया अदा करना होगा। और इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यूटिलिटी चार्जेस के बारे में, यूटिलिटीज बिल्स के बारे में, जिसमें टेलीफोन का बिल है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और उसके अलावा गैस का बिल है, पानी का बिल है। ये यूटिलिटी बिल के बारे में किसकी जिम्मेदारी होगी ये भी क्लियर होने चाहिए। क्या वो लैंडलॉर्ड देगा या फिर टेनेंट देगा। और इसके अलावा ये आमतौर पर ऐसा होता है, ये जो यूटिलिटी चार्जेस हैं जो टेनेंट है उसको पे करना होता है, और चूंकि वो अपने हिसाब से जितना वो यूज करेगा उस हिसाब से उसको पे करना होता है डायरेक्ट कंपनी को। जो कि अगर हम डिफाइन करते हैं, रेंट को डिफाइन करते हैं, तो उसमें ये यूटिलिटी चार्जेस भी उसी में शामिल होते हैं। अब बात आ जाती है प्रॉपर्टी टैक्स की। टैक्स प्रॉपर्टी ये जिम्मेदारी होती है लैंडलॉर्ड की। प्रॉपर्टी टैक्स जो पे करना होता है वो लैंडलॉर्ड करेगा, टेनेंट पे नहीं करेगा। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है, सालाना कलर होना, सालाना वाइट वॉश होना, उसकी प्रॉपर्टी की जो रिपेयर है, जो मेंटेनेंस है, वो भी जिम्मेदारी होती है, लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है। ये भी एक अहम पॉइंट है जो आपको जहन में रखना चाहिए कि हर साल प्रॉपर्टी की वाइट वॉश होना चाहिए, कलर होना चाहिए, और जो छोटी मोटी टूट फूट है वो सही करने की जिम्मेदारी लैंडलॉर्ड की है। याद रखें, टेनेंट की नहीं है। अक्सर यहां देखा गया है लैंडलॉर्ड जोर जबरदस्ती से, गलत तरीके से ये बर्डन डाल देते हैं टेनेंट पे, हालांकि लीगली तौर पर टेनेंट की जिम्मेदारी नहीं है। वाइट वॉश करना, कलर करना, ये टेनेंट की जिम्मेदारी नहीं है। वो किस चीज के पैसे लेता है? लैंडलॉर्ड इसी चीज के तो पैसे लेता है कि उसको अच्छे तरीके से वो प्रॉपर्टी वो दे, उसको रंग रोगन करके दे, और सालाना उसकी जो टूट फूट को छोटी मोटी होती है तो उसको रिपेयर करके देना, ये जिम्मेदारी है मालिक की, क्योंकि वो बेनिफिट ले रहा है, वो उससे किराया ले रहा है, तो इसलिए ये जिम्मेदारी भी उसी के, टेनेंट की नहीं। हाँ, अगर इन गुड फेथ या वैसे अंडरस्टैंडिंग में कर लेता है टेनेंट तो एक और बात है। अगर हम लीगल लिबर्टी की बात करते हैं तो रिपेयरिंग की और सालाना वाइट वॉश की जिम्मेदारी लैंडलॉर्ड की होती है, टेनेंट की नहीं होती। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अरसा है, कितनी अरसे के लिए, कितनी टाइम के लिए ये प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई है। और इसके अलावा किराया कौन वसूल करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, किराया वसूल कौन करेगा। और उससे अहम चीज जो है किराया की रसीद है। रसीद याद रखें, अगर आप टेनेंट है तो आप रसीद लेना मत भूलेंगे। अगर आप रसीद लेना भूल जाएंगे या आप रसीद नहीं लेंगे तो कल के ये आपके खिलाफ होगा। जब आपको इजेक्ट करना चाहेगा तो ये
फली लेगा कि इतने अरसे से उसने किराया ही नहीं दिया, क्योंकि आपके पास कोई रसीद ही नहीं होगी, आप प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, जब आप किसी को पे करते हैं तो आप उसकी रसीद लाजमी ले, रसीद लेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी आने वाले दिनों के लिए, अगर कोई डिस्प्यूट एराइज हो जाता है। और इसके अलावा रेंट कलेक्टर भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर किसी के पास पावर ऑफ अटॉर्नी, भाई मैं लैंडलॉर्ड हूं, मैंने इसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी, तो असल मालिक के पास किराया जाना जरूरी है। आपको पे कर रहे हैं असल मालिक को, अगर कोई दूसरा आता है तो उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए, और फिर आप रसीद ले, ये बहुत ही लाजमी है, वरना आपको लैंडलॉर्ड डिफॉल्ट डिक्लेयर करके प्रॉपर्टी वापस ले लेगा। और इसके अलावा सबसे अहम और बात वो भी है कि किराएदारी के लिए आपने प्रॉपर्टी किस पर्पस के लिए दी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी लिखना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिहायशी पर्पस के लिए थी, रेजिडेंशियल पर्पस है, या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज है, तो ये भी एक लाजमी रिटर्न होना चाहिए। और इसके अलावा इस पर कोई इलीगल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। इलीगल एक्टिविटीज होगी तो ऑफ कोर्स लैंडलॉर्ड के पास राइट बनता है कि इलीगल एक्टिविटी की बेस पर वो खाली करा सकता है। और इसके अलावा आप ये याद रखें, बिना नोटिस के कोई भी आपको, अगर आप टेनेंट हैं तो नहीं निकाल सकता। आप अगर लैंडलॉर्ड है तो भी आप अपने टेनेंट को विदाउट नोटिस नहीं निकाल सकते, जबरदस्ती आप नहीं उसका सामान निकाल सकते, जबरदस्ती उसको इवेक्शन नहीं करा सकते। अगर आप इवेक्शन जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके खिलाफ स्टे ले सकता है, कोर्ट से इंजेक्शन ग्रांट किया जा सकता है, या फिर इस सूरत में अगर कोई उसको नुकसान होता है तो नुकसान के अजाले के लिए भी आपके खिलाफ, लैंडलॉर्ड के खिलाफ टेनेंट केस फाइल कर सकता है। और इसके अलावा इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट जो 2015 का है, उसके तहत भी पिटीशन फाइल की जा सकती है कि इससे मुझे इलीगल तरीका से निकाला, और कोर्ट देखेगी अगर वाकई उसने इलीगल तरीके से निकाला तो कोर्ट दोबारा उसको कब्जे में डाल देगी। तो ऑफ कोर्स टेनेंट और लैंडलॉर्ड पर इलीगल डिस्पोजिशन का लॉ भी लागू होता है, ये भी आप याद रखें। और बाकी जो है टेनेंट के लिए ये है कि कभी डिफॉल्ट ना करे, अगर डिफॉल्ट करेगा तो फिर ऑफ कोर्स उसकी जिम्मेदारी फिर उसी पे होगी, और डिफॉल्ट की बुनियाद पर उसको इजेक्ट कराया जा सकता है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, जिसमें आज हमने देखा जब आप ड्राफ्ट करना चाहते हैं रेंट एग्रीमेंट, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मद्देनजर रखने हैं ड्राफ्ट करते वक्त, और ये क्लियरली मेंशन होने चाहिए। ये था आज का लेक्चर, इसके साथ इजाजत दीजिएगा, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।